ज्योतिष कहता यही है कि इस जगत में जो भी घटित होता है उसके कारण हमें ज्ञात न हो, ये हो सकता है। ज्योतिष ये कहता है कि भविष्य जो भी होगा वो अतीत से विच्छिन्न नहीं हो सकता, उससे जुड़ा हुआ होगा। आप कल जो भी होंगे वो आज का ही जोड़ होगा। आज तक आप जो हैं वो बीते हुए कल का जोड़ है। ज्योतिष बहुत वैज्ञानिक चिंतन है। वो ये कहता है कि भविष्य अतीत से ही निकलेगा। आपका आज कल से निकला, आपका आने वाला कल आज से निकलेगा। और ज्योतिष ये भी कहता है कि जो कल होने वाला है वो किसी सूक्ष्म अर्थों में आज भी हो जाना चाहिए। अब इसे थोड़ा समझिए। अब्राहम लिंकन ने मरने के 3 दिन पहले एक सपना देखा जिसमें उसने देखा कि उसकी हत्या कर दी गई और व्हाइट हाउस के एक खास कमरे में उसकी लाश पड़ी हुई है। उसने नंबर भी कमरे का देखा। उसकी नींद खुल गई। वो हंसा। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैंने एक सपना देखा है कि मेरी हत्या कर दी गई है और फला फला नंबर, उसी मकान में तो वो सोया हुआ है व्हाइट हाउस के, फला फला मकान, इस मकान के फला नंबर के कमरे में मेरी लाश पड़ी है। मेरे सिरहाने तू खड़ी हुई है और आसपास फला फला लोग खड़े हुए। हंसी हुई बात हुई। लिंकन सो गया, पत्नी सो गई। 3 दिन बाद लिंकन की हत्या हुई और उसी नंबर के कमरे में और उसी जगह उसकी लाश 3 दिन बाद पड़ी थी और उसी क्रम में आदमी खड़े थे। अगर 3 दिन बाद जो होने वाला है वो किसी अर्थों में आज ही न हो गया हो तो उसका सपना कैसे निर्मित हो सकता है? उसकी सपने में झलक भी कैसे मिल सकती है? सपने में झलक तो उसी बात की मिल सकती है जो किसी अर्थ में अभी भी कहीं मौजूद हो, तो हम उसके ग्लिम्प्स, खिड़की खोलें और हमें दिखाई पड़ जाए लेकिन खिड़की के बाहर मौजूद हो, लेकिन कहीं मौजूद हो। ज्योतिष का मानना है भविष्य हमारा अज्ञान है, इसलिए भविष्य। अगर हमें ज्ञान हो तो भविष्य जैसी कोई घटना नहीं, वो अभी भी कहीं मौजूद है। महावीर के जीवन में एक घटना का उल्लेख है जिस पर एक बहुत बड़ा विवाद चला और महावीर के सामने ही महावीर के अनुयायियों का एक वर्ग टूट गया और 500 महावीर के मुनियों ने अलग पंथ का निर्माण कर लिया उसी बात से। महावीर कहते थे जो हो रहा है वो एक अर्थ में हो ही गया, जो हो रहा है वो एक अर्थ में हो ही गया। अगर आप चल पड़े तो एक अर्थ में पहुंच ही गए, अगर आप बूढ़े हो रहे हैं तो एक अर्थ में बूढ़े हो ही गए। महावीर कहते थे जो हो रहा है, जो क्रियमाण है वो हो ही गया। महावीर का एक शिष्य वर्षा काल में महावीर से दूर था, बीमार था। उसने अपने एक शिष्य को कहा कि मेरे लिए चटाई बिछा दो। उसने चटाई बिछानी शुरू की। मुड़ी हुई गोल लपटी हुई चटाई को उसने थोड़ा सा खोला। तब महावीर को शिष्य को ख्याल आया कि ठहरो, महावीर कहते हैं जो हो रहा है वो हो ही गया, तू आधे में रुक जा। चटाई खुल तो रही है लेकिन खुल नहीं गई, रुक जा। उसे अचानक ख्याल हुआ कि तो महावीर बड़ी गलत बात कहते, चटाई आधी खुली लेकिन खुल कहाँ गई। उसने चटाई वहीं रोक दी। वो लौट के वर्षा काल के बाद महावीर के पास आया और उसने कहा कि आप गलत कहते हैं कि जो हो रहा है वो हो ही गया, क्योंकि चटाई अभी भी आधी खुली रखी, खुल रही थी लेकिन खुल नहीं गई। तो मैं आपकी बात गलत सिद्ध करने आया। महावीर ने उससे जो कहा वो नहीं समझ पाया होगा क्योंकि वो बहुत बाल बुद्धि का रहा होगा, अन्यथा ऐसी बात लेके नहीं आता है। महावीर ने कहा तूने रोका, रोक ही रहा था और रुक ही गया। वो जो चटाई तू रोक रहा था, रुक गया। तूने सिर्फ चटाई रुकते देखी, एक और क्रिया भी साथ चल रही थी, वो हो गई। और फिर कब तक तेरी चटाई रुकी रहे? खुलनी शुरू हो गई है, खुल ही जाएगी, तू लौट के जा। वो जब लौट के गया तो देखा एक आदमी खोल के उस पर लेटा हो, खोल विश्राम कर रहा था। इस आदमी ने सब गड़बड़ कर दिया, पूरा सिद्धांत ही खराब कर दिया। महावीर जब ये कहते थे कि जो हो रहा है वो हो ही गया, तो वो ये कहते थे जो हो रहा है वो तो वर्तमान है, जो हो ही गया वो भविष्य। कली खिल रही है, खिल ही गई, खिल ही जाएगी। वो फूल तो भविष्य में बनेगी, अभी तो खिल ही रही है, अभी तो कली ही है, लेकिन जब खिल ही रही है तो खिल जाएगी। उसका खिल जाना भी कहीं घटित हो गया। अब इसे हम जरा और तरह से देखें, थोड़ा कठिन पड़ेगा। हम सदा अतीत से देखते हैं, कली खिल रही है। हमारा जो चिंतन है आम तौर से वो पास्ट ओरिएंटेड है, वो अतीत से बंधा है। कहते कली खिल रही है, फूल की तरफ जा रही, कली फूल बनेगी। लेकिन इससे उल्टा भी हो सकता है। ये ऐसा है जैसे मैं आपको पीछे से धक्का दे रहा हूँ, आपको आगे सरका रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है कोई आपको आगे से खींच रहा है। गति दोनों तरह हो सकती है। मैं आपको पीछे से धक्का दे रहा हूँ, आप आगे जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कोई आपको आगे से खींच रहा है, पीछे से कोई धक्का नहीं दे रहा और आप आगे जा रहे हैं। ज्योतिष का मानना है कि ये अधूरी दृष्टि है कि अतीत धक्का दे रहा है और भविष्य हो रहा है। पूरी दृष्टि ये है कि अतीत धक्का दे रहा है और भविष्य खींच रहा है। कली फूल बन रही है, इतना ही नहीं, फूल कली को फूल बनने के लिए पुकार भी रहा है, खींच
भी रहा है। अतीत पीछे है, भविष्य आगे है, अभी वर्तमान के क्षण में एक कली है। पूरा अतीत धक्का दे रहा है, खुल जाओ, पूरा भविष्य आवाहन दे रहा है, खुल जाओ। अतीत और भविष्य दोनों के दबाव में कली फूल बनेगी। अगर कोई भविष्य न हो तो अतीत अकेला फूल न बना पाएगा, क्योंकि भविष्य में अवकाश चाहिए फूल बनने के लिए, भविष्य में जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। भविष्य स्थान दे तो ही फूल कली फूल बन पाए। अगर कोई भविष्य न हो तो अतीत कितना ही सिर मारे, कितना ही धक्काए, मैं आपको पीछे से कितना ही धक्का दूं, लेकिन सामने एक दीवार हो तो मैं आपको आगे ना हटा पाऊंगा। आगे जगह चाहिए, मैं धक्का दूं और आगे की जगह आपको स्वीकार कर ले, आमंत्रण दे दे कि आ जाओ, अतिथि बना ले, तो ही मेरा धक्का सार्थक हो पाए। मेरे धक्के के लिए भविष्य में जगह चाहिए। अतीत काम करता है, भविष्य जगह देता है। ज्योतिष की दृष्टि यह है कि अतीत पर खड़ी हुई दृष्टि अधूरी है, आधी वैज्ञानिक है। भविष्य पूरे वक्त पुकार रहा है, पूरे वक्त खींच रहा है, हमें पता नहीं है, हमें दिखाई नहीं पड़ता है। ये हमारी आंख की कमजोरी है, हमारी दृष्टि की कमजोरी। हम दूर नहीं देख पाते, हमें कल कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। कृष्णमूर्ति की जन्म कुंडली देखें कभी तो हैरान होंगे। अगर एनी बेसेंट ने और लीडबीटर ने फिक्र की होती और कृष्णमूर्ति की जन्म कुंडली देख ली होती तो भूल के भी कृष्णमूर्ति के साथ मेहनत नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जन्म कुंडली में साफ है बात कि कृष्णमूर्ति जिस संगठन से संबंधित होंगे उस संगठन को नष्ट करने वाले होंगे। जिस संस्था से संबंधित होंगे वो संस्था को विसर्जित करवा देंगे। जिस संगठन के सदस्य बनेंगे वो संगठन मर जाएगा। लेकिन एनी बेसेंट भी मानने को तैयार नहीं होती। कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन हुआ यही। थियोसॉफी ने उन्हें खड़ा करने की कोशिश की। थियोसॉफी को उनकी वजह से इतना धक्का लगा कि वो सदा के लिए मर गया आंदोलन। फिर एनी बेसेंट ने स्टार ऑफ द ईस्ट नाम की बड़ी संस्था खड़ी की। फिर एक दिन कृष्णमूर्ति उस संस्था को विसर्जित करके अलग हो गए। एनी बेसेंट ने पूरा जीवन उस संस्था को खड़ा करने में समर्पित किया और नष्ट किया अपने को, लेकिन उसमें कृष्णमूर्ति का भी कुछ बहुत हाथ नहीं है। वो जिन नक्षत्रों की छाया में पैदा हुए हैं वो नक्षत्रों की सीधी सूचना है कि वो किसी संस्था में भी डिस्ट्रक्टिव सिद्ध होंगे, किसी भी संस्था के भीतर वो विघटनकारी सिद्ध होंगे। भविष्य एकदम अनिश्चित नहीं है, हमारा ज्ञान अनिश्चित, हमारा अज्ञान भारी है। भविष्य में हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, हम अंधे हैं, भविष्य का हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। नहीं दिखाई पड़ता इसलिए हम कहते हैं कि निश्चित नहीं है, लेकिन भविष्य में दिखाई पड़ने लगे। और ज्योतिष भविष्य में देखने की प्रक्रिया है। तो ज्योतिष सिर्फ इतनी ही बात नहीं है कि ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, उनकी गणना क्या कहती है, ये तो सिर्फ ज्योतिष का एक डायमेंशन, एक आयाम है। फिर भविष्य को जानने के और आयाम भी हैं। मनुष्य के हाथ पर खिंची हुई रेखाएं, मनुष्य के माथे पर खिंची हुई रेखाएं हैं, मनुष्य के पैर पर खिंची हुई रेखाएं हैं, पर ये भी बहुत ऊपरी है। मनुष्य के शरीर में छिपे हुए चक्र हैं, उन सब चक्रों का अलग अलग संवेदन, उन सब चक्रों की प्रतिपल अलग अलग गति, फ्रीक्वेंसी है, उनकी जांच है। मनुष्य के पास छिपा हुआ अतीत का पूरा संस्कार बीज है। रॉन हुबार्ड ने एक नया शब्द और एक नई खोज पश्चिम में शुरू की है, पूरब के लिए तो बहुत पुरानी है। वो खोज है टाइम ट्रैक। हुबार्ड का ख्याल है कि प्रत्येक व्यक्ति जहां भी जिया है, इस पृथ्वी पर या कहीं और किसी ग्रह पर, आदमी की तरह या जानवर की तरह या पौधे की तरह या पत्थर की तरह, आदमी जहां भी जिया है अनंत यात्रा में, उस पूरा का पूरा टाइम ट्रैक, समय की पूरी धारा उसके भीतर अभी भी संरक्षित, वो धारा खोली जा सकती और उस धारा में आदमी को पुनः प्रवाहित किया जा सकता है। हुबार्ड की खोजों में ये खोज बड़ी कीमत की है। इस टाइम ट्रैक पर हुबार्ड ने कहा है कि आदमी के भीतर एनग्रेम्स, एक तो हमारे पास स्मृति है जिसमें हम याद रखते हैं कि कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ। ये स्मृति काम चलाऊ, ये रोजमर्रा की है। जैसे हर आदमी दुकान पर या ऑफिस में एक रोजमर्रा की बही रखता है, वो काम चलाऊ होती, वो रोज बेकार हो जाती, वो असली नहीं है, वो स्थायी भी नहीं है। ये हमारी काम चलाऊ की स्मृति है जिसमें हम रोज काम करते हैं फिर रोज फेंक देते। पर इससे गहरी एक स्मृति है जो काम चलाऊ नहीं है, जिसमें हमारे जीवन के समस्त अनुभवों का सार, अनंत अनंत जीवन पथों पर लिए गए अनुभवों का सार इकट्ठा है। उसे हुबार्ड ने एनग्रेम कहा है। वो हमारे भीतर एनग्रेम्ड हो गई है, वो भीतर गहरे में दबी हुई पड़ी पूरी की पूरी, जैसे कि टेप बंद आपके खीसे में पड़ा हो, उसे खोला जा सकता है। और जब उसे खोला जाता है तो महावीर उसको कहते थे जाति स्मरण, हुबार्ड कहता है टाइम ट्रैक, पीछे लौटना समय में। जब उसे खोला जाता है तो ऐसा नहीं होता कि आपको अनुभव हो कि आप रिमेम्बर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि आप याद कर रहे हैं, यू रीलिव। जब वो खुलती है, जब टाइम ट्रैक खुलता है तो आपको ऐसा अनुभव नहीं होता कि मुझे याद आ रहा है ना, आप
पुनः जीते हैं। समझ लें, अगर टाइम ट्रैक आपका खोला जाए, जो कि खोलना बहुत कठिन नहीं है, और ज्योतिष उसके बिना अधूरा है, तो ज्योतिष की बहुत गहनतम जो पकड़ है वो तो आपके अतीत को खोलने की, क्योंकि आपका अतीत अगर पूरा पता चल जाए तो आपका पूरा भविष्य पता चलता है, क्योंकि आपका भविष्य आपके अतीत से जन्मेगा। आपके भविष्य को, आपके अतीत को जाने बिना नहीं जाना जा सकता, क्योंकि आपका भविष्य आपके अतीत का बेटा होने वाला, उसी से पैदा होगा। तो पहले तो आपके अतीत की पूरी स्मृति रेखा को खोलना पड़े। अगर आपकी स्मृति रेखा को खोल दिया जाए, जिसकी प्रक्रियाएं हैं और विधियां हैं, तो आप अगर समझ लें कि आपको याद आ रहा है कि आप 6 वर्ष के बच्चे हैं और आपके पिता ने चांटा मारा है, तो आपको ऐसा याद नहीं आएगा कि आपको याद आ रहा है कि आप 6 वर्ष के बच्चे हैं और पिता चांटा मार रहे हैं। यू विल रीलिव इट। आप इसको पुनः जिएंगे, और जब आप इसको जी रहे होंगे, अगर उस वक्त मैं आपको पूछूं कि तुम्हारा नाम, तो आप कहेंगे बबलू, आप नहीं कहेंगे पुरुषोत्तम दास। 6 वर्ष का बच्चा उत्तर देगा। आप रिलीव कर रहे हैं, उस वक्त आप स्मरण नहीं कर रहे हैं, पुरुषोत्तम दास स्मरण नहीं कर रहे हैं कि जब मैं 6 वर्ष का था ना, पुरुषोत्तम दास 6 वर्ष के हो गए, वो कहेंगे बबलू। उस वक्त वो जो जवाब देंगे वो 6 वर्ष का बच्चा बोलेगा। अगर आपको पिछले जन्म में ले जाया गया है और आप याद कर रहे हैं कि आप एक सिंह हैं, तो अगर आप उस वक्त आपको छेड़ दिया जाए तो आप बिल्कुल सिंह की तरह गर्जना कर पड़ेंगे, आप आदमी की तरह नहीं बोलेंगे। हो सकता है आप नखून पंजों से हमला बोल। अगर आप याद कर रहे हैं कि आप एक पत्थर हैं और आपसे कुछ पूछा जाए तो आप बिल्कुल मौन रह जाएंगे, आप बोल नहीं सकेंगे, आप पत्थर की तरह ही रह जाएंगे। हुबार्ड ने हजारों लोगों की सहायता की। जैसे एक आदमी है जो ठीक से नहीं बोल पाता, तो हुबार्ड का कहना है कि वो बचपन की किसी स्मृति पर स्टक हो गया, उसके आगे नहीं बढ़ पाया, तो वो उसके टाइम ट्रैक पर उसको वापस ले जाएगा, उसके एनग्राम को तोड़ेगा, और जब वो 6 वर्ष का हो जाएगा, जहां रुक गई थी, जहां से वो आगे नहीं बढ़ा, फिर जहां वो वहां वापस पहुंच जाएगा, टूट जाएगी धारा, वो आदमी वापस लौट आएगा, तब वो 30 साल का हो जाएगा। वो जो 20 साल का बीच में फासला था, 24 साल का, वो उसको पार कर लेगा। और हैरानी की बात है कि हजारों दवाइयां उस आदमी को बोलने में समर्थ नहीं बना पाई थी, लेकिन ये टाइम ट्रैक पर लौट के जाना और पुनः वापस लौट आना, वो आदमी बोलने में समर्थ हो जाए। आपको बहुत दफे जो बीमारियां आती हैं वो केवल टाइम ट्रैक की वजह से आती है। बहुत सी बीमारियां, जैसे दमा के मरीज की तारीख भी तय रहती, हर साल ठीक वक्त पर ठीक तारीख पर उसका दमा लौट आता है, और इसलिए दमा के लिए कोई चिकित्सा नहीं हो पाती, क्योंकि दमा असल में शरीर की बीमारी नहीं है, टाइम ट्रैक की बीमारी। कहीं स्टक हो गई, कहीं मेमोरी अटक गई है, और जब फिर वही वो आदमी उस समय को स्मरण कर लेता है। 12 तारीख वर्षा का दिन, उसको 12 तारीख आई, वर्षा का दिन आया, वो तैयारी कर रहा, वो घबरा रहा क्या होने वाला है। आप हैरान होंगे कि इस बार उसको जो दमा होगा, ही इज रीलिविंग, वो दमा नहीं है, वो सिर्फ पिछले साल की 12 तारीख को रीलिव कर रहा है। मगर अब उसका आप इलाज करेंगे, आप उसकी झंझट में डाल रहे हैं, उसका इलाज करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो 1 साल पहले वाला आदमी अब है ही नहीं जिसका इलाज किया जा सकता। आप दवाएं बेकार खो रहे हैं, क्योंकि दवाएं उस आदमी में जा रही हैं जो अभी है, और बीमार वो आदमी जो 1 साल पहले। इन दोनों के बीच कोई तारतम्य नहीं है, कोई संबंध नहीं। आपकी हर दवा की असफलता उसके दमा को मजबूत कर जाएगी और कह जाएगी कि कुछ नहीं होने वाला, वो अगले साल की तैयारी फिर कर रहा है। 100 में से 70 बीमारियां टाइम ट्रैक पर घटित हो गई, पकड़ गई, जकड़ गई बातें हैं जो हम लौट लौट के जी लेते हैं। ज्योतिष सिर्फ नक्षत्रों का अध्ययन नहीं, वो तो है ही, वो तो हम बात करेंगे। साथ ही ज्योतिष और अलग अलग आयामों से मनुष्य के भविष्य को टटोलने की चेष्टा है। वो भविष्य कैसे पकड़ा जा सकता, उसे पकड़ने के लिए अतीत को पकड़ना जरूरी है। उसे पकड़ने के लिए अतीत के जो चिन्ह आपके शरीर पर और आपके मन पर छूट गए हैं, उन्हें पहचानना जरूरी है। आपके शरीर पर भी चिन्ह हैं, आपके मन पर भी चिन्ह है। और जब से ज्योतिषी शरीर के चिन्हों पर बहुत अटक गए हैं, तब से ज्योतिष की गहराई खो गई, क्योंकि शरीर के चिन्ह बहुत ऊपरी। आपके हाथ की रेखा तो आपके मन के बदलने से इसी वक्त भी बदल सकती। आपकी जो आयु की रेखा है, अगर आपको भरोसा दिलवा दिया जाए हिप्नोटाइज करके कि आप 15 दिन बाद मर जाओगे, और आपको 15 दिन तक रोज बेहोश करके भरोसा पक्का बिठा दिया जाए कि आप 15 दिन बाद मर जाओगे, आप चाहे मरो या न मरो, आपकी उम्र की रेखा 15 दिन के समय पहुंच कर टूट जाएगी, आपकी उम्र की रेखा में गैप आ जाए, शरीर स्वीकार कर लेगा कि ठीक है, मौत आती। शरीर पर जो रेखाएं हैं वो तो बहुत ऊपरी घटनाएं हैं, भीतर गहरे में मन है, और जिस मन को आप जानते हैं वही गहरे में नहीं है, वो तो बहुत ऊपर, बहुत गहरे में तो वो मन है जिसका आपको पता नहीं। इस शरीर में भी गहरे में जो चक्र हैं, जिनको योग चक्र कहता है, वो चक्र आपके जन्मों जन्मों की संपदा का संग्रहित रूप है। आपके चक्र पर हाथ रखकर जो जानता है वो जान सकता है कि कितनी गति है उस चक्र की। आपके 7 चक्रों को छू के जाना जा सकता है कि आपने कुछ अनुभव किए हैं कभी या नहीं। मैं सैकड़ों लोगों के चक्रों पर प्रयोग किया हूं, तो मैं हैरान हुआ कि
एकाध या ज्यादा से ज्यादा 2 चक्रों के सिवाय आमतौर से तीसरा चक्र शुरू ही नहीं होता। वो गति नहीं की उसने, कभी वो बंद ही पड़ा है, उसका कभी आपने उपयोग ही नहीं किया, तो वो आपका अतीत है। उसे जान के अगर एक आदमी मेरे पास आए और मैं देखूं कि उसके 7 चक्र चल रहे हैं, तो उससे कहा जा सकता है कि तुम्हारा अंतिम जीवन है, अगला जीवन नहीं होगा। क्योंकि 7 चक्र चल गए हों तो अगले जीवन का कोई उपाय नहीं, इस जीवन में निर्वाण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। महावीर के पास कोई आता तो वो फिक्र करते इस बात कि उस आदमी के कितने चक्र चल रहे हैं, उसके साथ कितनी मेहनत करनी उचित है, क्या हो सकेगा उसके साथ, मेहनत करने का कोई परिणाम होगा या नहीं होगा, या कब हो पाएगा, या कितने जन्म लगेंगे। भविष्य को टटोलने की चेष्टा है ज्योतिष, अनेक अनेक मार्गों से। उसमें एक मार्ग जो सर्वाधिक प्रचलित हुआ वो ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव मनुष्य के ऊपर। उसके लिए वैज्ञानिक आधार रोज रोज मिलते चले जाते हैं। इतना तय हो गया है कि जीवन प्रभावित है और जीवन अप्रभावित नहीं हो सकता है। दूसरी बात ही कठिनाई की रह गई, क्या व्यक्तिगत रूप से एक एक इंडिविजुअल प्रभावित है? ये जरा चिंता वैज्ञानिकों को लगती है कि एक एक व्यक्ति, 3 अरब 3.5 अरब 4 अरब आदमी हैं जमीन पर, क्या एक एक आदमी अलग अलग ढंग से, लेकिन उनको कहना चाहिए ये इतनी परेशानी की बात क्या है? अगर प्रकृति एक एक आदमी को अलग अलग ढंग का अंगूठा दे सकती है इंडिविजुअल, और रिपीट नहीं करती, इतनी बारीकी से हिसाब रख सकती है प्रकृति के एक एक आदमी को जो अंगूठा देती है वो इंडिविजुअल, कि उसकी छाप किसी दूसरे आदमी की छाप फिर कभी नहीं होती, अभी नहीं कभी नहीं होती। जमीन पर अरबों आदमी रहे और अरबों आदमी रहेंगे, लेकिन मेरे अंगूठे की जो छाप है वो दोबारा फिर नहीं होगी। आप हैरान होंगे कि मैंने एक अंडे के 2 जुड़वा बच्चों की बात कही, उनके भी दोनों अंगूठे एक नहीं होते, उनके भी दोनों अंगूठों की छाप अलग होती। अगर प्रकृति एक एक आदमी को इतना व्यक्तित्व दे पाती है कि अंगूठे जैसी बेकार चीज को, हम सबको जो बेकार ही है, कुछ खास प्रयोजन का नहीं मालूम पड़ता, उसको इतनी विशिष्टता दे पाती है, तो एक एक व्यक्ति को आत्मा और जीवन विशिष्ट न दे पाए कोई कारण नहीं मालूम होता। पर विज्ञान बहुत धीमी गति से चलता है, और ठीक है, वैज्ञानिक होने के लिए उतनी धीमी गति ठीक है। जब तक तथ्य पूरी तरह सिद्ध न हो जाएं, तब तक इंच भी आगे सरकना उचित नहीं है। प्रोफेट्स, पैगंबर तो छलांगे भर लेते हैं, वो हजारों लाखों साल बाद जो तय होगी उसको कह देते हैं। विज्ञान तो एक एक इंच सरकता है, और प्राइमरी स्कूल के बच्चे के दिमाग में जो बात आ सके वही बात, वो बात नहीं जो कि प्रोफेट्स और विजनरीज, सपने देखने वाले लोग जो दूर दूर की चीजें देख लेते हैं, उनकी समझ में आ सके, उतनी बात नहीं। उससे विज्ञान का उतना प्रयोजन नहीं है। ज्योतिष मूलतः चूंकि भविष्य की तलाश है, और विज्ञान चूंकि मूलतः अतीत की तलाश है, विज्ञान इसी बात की खोज है कि कॉज क्या है, कारण क्या है, और ज्योतिष इसी बात की खोज है कि इफेक्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा। इन दोनों के बीच बड़ा भेद है, लेकिन फिर भी विज्ञान को रोज रोज अनुभव होता है, और कुछ बातें जो अनहोनी लगती थी कभी सही नहीं हो सकती, वो सही होती हुई मालूम पड़ती। जैसे मैंने पीछे आपको कहा, अब वैज्ञानिक इसको स्वीकार कर लिए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्म के साथ बिल्ट इन अपना व्यक्तित्व लेके पैदा होता है। इसको पहले वो नहीं मानने को राजी थे। ज्योतिष इसे सदा से कहता रहा है। एक बीज है, आम का बीज। आम के बीज के भीतर किसी न किसी रूप में जब हम आम के बीज को बो देंगे तो जो वृक्ष पैदा होता है उसकी बिल्ट इन प्रोग्राम होना चाहिए, उसका ब्लूप्रिंट होना चाहिए। नहीं तो ये आम का बीज बेचारा न कोई विशेषज्ञों की सलाह लेता है, न किसी यूनिवर्सिटी में शिक्षा पाता है, ये आम के वृक्ष को कैसे पैदा कर लेता है। फिर इसमें वैसे ही पत्ते लग जाते हैं, फिर इसमें वैसे ही आम लग जाते हैं। इस बीज की गुठली के भीतर छिपा हुआ कोई पूरा का पूरा प्रोग्राम चाहिए, नहीं तो बिना प्रोग्राम के ये बीज क्या कर पाएगा। इसके भीतर सब मौजूद चाहिए, जो भी वृक्ष में होगा वो कहीं ना कहीं छिपा ही होना चाहिए। हमें दिखाई नहीं पड़ता, काट पीट के हम देख लेते हैं, कहीं दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन होना तो चाहिए ही, अन्यथा आम के बीज से फिर नीम निकल सकती थी। भूल चूक हो जाती, लेकिन कभी भूल होती नहीं, दिखाई पड़ती, आम ही निकल आता है, सब रिपीट हो जाता है, फिर वही पुनरुक्त कर जाता है। इस छोटे से बीज में अगर सारी की सारी सूचनाएं छिपी हुई नहीं है कि इस बीज को क्या करना है, कैसे अंकुरित होना है, कैसे पत्ते, कैसी शाखाएं, कितना बड़ा वृक्ष, कितनी उम्र का वृक्ष, कितना ऊंचा उठेगा, ये सब इसमें छिपा होना चाहिए। कितने फल लगेंगे, कितने मीठे होंगे, पकेंगे कि नहीं पकेंगे, ये सब इसके भीतर छिपा होना चाहिए। अगर आम के बीज के भीतर ये सब छिपा है, तो आप जब माँ के पेट में आते हैं तो आपके बीज में सब छिपा नहीं होगा। अब वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं कि आंख का रंग छिपा होगा, बाल का रंग छिपा होगा, शरीर की ऊंचाई छिपी होगी, स्वास्थ्य अस्वास्थ्य की संभावनाएं छिपी होंगी, बुद्धि का अंक छिपा होगा, क्योंकि इसके सिवा कोई उपाय नहीं है कि आप विकसित
कैसे होंगे? आपके पास प्रोग्राम चाहिए। कोई हड्डी कैसे हाथ बन जाएगी, कोई हड्डी कैसे पैर बन जाएगी, चमड़ी का एक हिस्सा आंख बन जाएगा, एक कान बन जाएगा, एक हड्डी सुनने लगेगी, एक हड्डी देखने लगेगी। ये सब कैसे होगा? वैज्ञानिक पहले कहते थे सब संयोग है, लेकिन संयोग शब्द बहुत अवैज्ञानिक मालूम पड़ता है। संयोग का मतलब चांस। तो फिर कभी पैर देखने लगे और कभी हाथ सुनने लगे, पर इतना संयोग नहीं मालूम पड़ता, इतना व्यवस्थित मालूम पड़ता है। ज्योतिष ज्यादा वैज्ञानिक बात कहता है। ज्योतिष कहता है कि सब बीज को उपलब्ध है। हम अगर बीज को पढ़ पाएं, अगर हम डिकोड कर पाएं, अगर हम बीज से पूछ सकें कि तेरे इरादे क्या हैं, तो हम आदमी के बाबत घोषणाएं कर सकते हैं। वृक्षों के बाबत तो वैज्ञानिक घोषणा करने लगे। 20 साल में आदमी के बाबत बहुत सी घोषणाएं वे करने लगेंगे। और अब तक हम सब समझते रहे कि सुपरस्टिटस से ज्योतिष अगर घोषणा विज्ञान करेगा तो वो ज्योतिष हो जाएगा। विज्ञान घोषणा करने लगेगा। बहुत पुराने ज्योतिषी, ज्योतिष का पुराने से पुराना इजिप्शियन एक ग्रंथ है जिसको पैथागोरस ने पढ़ के और यूनान में ज्योतिष को पहुंचाया। वो ग्रंथ कहता है काश हम सब जान सकें तो भविष्य बिल्कुल नहीं। चूंकि हम सब नहीं जानते, कुछ ही जानते, इसलिए जो हम नहीं जानते वो भविष्य बन जाता। हमें कहना पड़ता है शायद ऐसा हो, क्योंकि बहुत कुछ है जो अनजाना है। अगर सब जाना हुआ हो तो हम कह सकते हैं ऐसा ही होगा, फिर इसमें रत्ती भर फर्क नहीं होगा। आदमी के बीच में भी अगर सब छिपा है, आज मैं जो बोल रहा हूँ किसी न किसी रूप में मेरे बीज में ये संभावना होनी चाहिए थी, अन्यथा मैं ये कैसे बोलता। अगर किसी दिन ये संभावना हो सकी और हम आदमी के बीज को देख सकें तो मेरे बीज को देखकर मैं क्या बोल सकूंगा जीवन में, उसकी घोषणा की जा सकती। क्या हो सकूंगा, क्या नहीं हो सकूंगा, क्या बनूंगा, क्या नहीं बनूंगा, क्या घटित होगा, उस सब की सूचना हो सकती थी। कोई आश्चर्य नहीं है कि हम आज नहीं कल आदमी के बीज में झांकने में समर्थ हो। जन्म कुंडली या हॉरोस्कोप उसका ही टटोलना है। हजारों वर्ष से हमारी कोशिश यही है कि जो बच्चा पैदा हो रहा है वो क्या हो सकेगा, हमें कुछ तो अंदाज मिल जाए तो शायद हम उसे सुविधा दे पाएं, शायद हम उससे आशाएं बांध पाएं। जो होने वाला है उसके साथ हम राजी हो जाएं। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने जीवन के अंत में कहा है कि मैं सदा दुखी था, फिर एक दिन मैं अचानक सुखी हो गया। गांव भर के लोग चकित हो गए कि जो आदमी सदा दुखी था और जो आदमी सदा हर चीज का अंधेरा पहलू देखता था वो अचानक प्रसन्न कैसे हो गया। जो हमेशा पेसिमिस्ट था, जो हमेशा देखता ही कांटे कहां कहां है। एक बार नसरुद्दीन के बगीचे में बहुत अच्छी फसल आ गई, सेब बहुत लगे, ऐसे कि वृक्ष लद गए। तो पड़ोसी एक आदमी ने पूछा, सोचा उसने कि अब तो नसरुद्दीन कोई शिकायत न कर सके। कहा कि इस बार तो फसल ऐसी है कि सोना बरस जाए। क्या ख्याल है नसरुद्दीन? नसरुद्दीन ने बड़ी उदासी से कहा कि और सब तो ठीक है, लेकिन जानवरों को खिलाने के लिए सड़े सेव कहां से लाओगे? उदास बैठा। जानवरों को खिलाने के लिए सड़े सेव कहां से लाओगे? सब सेव अच्छे हैं, कोई सड़े हुआ नहीं। एक मुसीबत। वो आदमी एक दिन अचानक प्रसन्न हो गया तो गांव के लोगों ने हैरानी हुई। गांव के लोगों ने पूछा कि तुम क्या राज? तो नसरुद्दीन ने कहा, आई हैव लर्न टू सहयोग करना सीख गए। बहुत दिन लड़के देख लिया, सर मैंने ये तय कर लिया कि जो होना है होना है। अब मैं सहयोग करता हूँ इनएविटेबल के साथ, वो जो अनिवार्य है उसके साथ अब मैं सहयोग करता हूँ। अब दुख का कोई कारण न रहा, अब मैं सुखी हूँ। ज्योतिष बहुत बातों की खोज थी, उसमें जो अनिवार्य है उसके साथ सहयोग, वो जो होने ही वाला है उसके साथ व्यर्थ का संघर्ष नहीं, जो नहीं होने वाला है उसकी व्यर्थ की मांग नहीं, उसकी आकांक्षा नहीं। ज्योतिष मनुष्य को धार्मिक बनाने के लिए, तथाता में ले जाने के लिए, परम स्वीकार में ले जाने के लिए उपाय उसके बहुत बात देंगे। आज तो इतनी बात कि जगत एक जीवंत शरीर है, ऑर्गेनिक यूनिटी है, उसमें कुछ भी अलग अलग नहीं, सब संयुक्त है। दूर से दूर जो है वो भी निकट से जुड़ा है, आज जुड़ा कुछ भी नहीं। इसलिए कोई इस भ्रांति में ना रहे कि वो आइसोलेटेड आइलैंड है, कोई इस भ्रांति में ना रहे कि कोई एक द्वीप है छोटा सा अलग थलग नहीं, कोई अलग थलग नहीं, सब संयुक्त है। और हम पूरे समय एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं और एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं। सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर भी जब आप उसके पास से गुजरते हैं तो एक तरफ अपनी किरणें फेंक रहा है, फूल भी फेंक रहा है, और आप भी ऐसे नहीं गुजर रहे हैं, आप भी अपनी किरणें फेंक रहे हैं। मैंने कहा कि चांद तारों से हम प्रभावित होते हैं। ज्योतिष का दूसरा और गहरा ख्याल है कि चांद तारे भी हमसे प्रभावित होते हैं, क्योंकि प्रभाव कभी भी एक तरफा नहीं होता। जब कभी बुद्ध जैसा आदमी जमीन पर पैदा होता है तो चांद ये न सोचे कि चांद पर उनकी बुद्ध की वजह से कोई तूफान नहीं उठता, कि बुद्ध की वजह से चांद पर कोई तूफान शांत नहीं होता। अगर सूरज पर दब्बे आते हैं और सूरज पर अगर तूफान उठते हैं और जमीन पे बीमारियां फैल जाती, तो जब जमीन पर बुद्ध जैसे व्यक्ति पैदा होते हैं और शांति की धारा बहती है और ध्यान का गहन रूप पृथ्वी पर पैदा होता है, तो सूरज पर भी तूफान फैलने में कठिनाई होती। सब संयुक्त है। एक छोटा सा घास का तिनका भी
सूरज को प्रभावित करता है और सूरज भी घास के तिनकों को प्रभावित करता है। न तो घास का तिनका इतना छोटा है कि सूरज कहे कि तेरी हम फिक्र नहीं करते, और न सूरज इतना बड़ा है कि ये कह सके कि घास का तिनका मेरे लिए क्या कर सकता है। जीवन संयुक्त है, यहाँ छोटा बड़ा कोई भी नहीं, एक आर्गेनिक यूनिटी, एकात्म। इस एकात्म का बोध अगर आए ख्याल में तो ही ज्योतिष समझ में आ सकता है, अन्यथा ज्योतिष समझ में नहीं आ सकता। एक तो मैंने ये बात आज कही, कल और आयामों पर हम धीरे धीरे बात करेंगे।